नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो इंटरनेशनल बिजनेस का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीन शब्द को मिलाकर बनाया गया कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, बिजनेस यानी व्यापार जिसमें हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, अपना कैपिटल लगाते हैं, इन्वायरमेंट की वो किस इन्वायरमेंट में चल रहा होता है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है, उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, द IBE इज मल्टी डायमेंशनल इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल रिस्क, कल्चर डिफरेंस, एक्सचेंज रिस्क, लीगल एंड टैक्सेशन इशू। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं, मल्टी डायमेंशनल क्या क्या प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड रहते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी दूसरे देश में अगर अपना बिजनेस चला रहे तो वहाँ पे वहाँ का पॉलिटिकल रिस्क होगा कि आपको वहाँ का जो रूलिंग पार्टी है वो आपको करने देगा बिजनेस या नहीं करने देगा। कल्चर डिफरेंस होगा कि वहाँ पे हो सकता है उनका रिलीजन दूसरा होगा, किसी को कोई क्रिश्चियन होगा, कोई कहीं पे हिंदू होगा, कहीं पे मुस्लिम होगा, तो इस तरीके से। फिर एक्सचेंज रिस्क की, वहाँ पे आपका मनी का एक्सचेंज रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक्सचेंज यहाँ पे बोलने मतलब कि मनी वैल्यू ज़्यादा कम हो सकता है। लीगल एंड टैक्सेशन इशू, वहाँ पे क्या क्या चीज़ लीगल है, क्या कौन से टाइम पे क्या चीज़ बेचना है, कौन सा कितना टैक्स होता है, ये सारे इश्यूज हम लोग वहाँ पे फेस करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में। और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो किसी एक देश या दो देश में नहीं होता है, वो सभी लगभग सभी कंट्रीज में होते हैं। जैसे हम लोग हुंडई देख लेते हैं या तो फिर टाटा मोटर्स देख लेते हैं, ये सारे किसी एक कंट्री से बिजनेस नहीं करते। या फिर एप्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एप्पल हम लोग देख सकते हैं, एप्पल का फ़ोन जो है वो ऑल ओवर कंट्री में पाया जाता है, वो फ़ोन हर ऑल ओवर कंट्री में पाया जाता है। बस उसके मॉडल्स जो होते हैं कहीं पे अपडेटेड रहते हैं, कहीं पे लेट से आते हैं, तो ये होता है। फिर आता है देयरफॉर IBE comprise the political, economic, regulatory, tax, social and culture, legal and technology environment। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें उन लोग को एक और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्या क्या पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमी, जैसे इन्वायरमेंट भी किसी इकोनॉमिक से ही बेस्ड है, वो इकोनॉमिक को समझ के अपना बिजनेस करता है। रेगुलेटरी समझता है, उसका वहाँ पे टैक्स कितना देना होगा। सोशल कल्चर, वहाँ पे कैसा सोशल एंड कल्चर क्या है। सोशल कल्चर का ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा और इसमें भी हम लोग सोशल कल्चर के ऊपर पढ़ेंगे। फिर आता है लीगल, इसमें क्या लीगल है, आप क्या चीज़ बेच सकते हो, क्या चीज़ नहीं बेच सकते हो, कितने साल बाद आप, कितने साल तक आप बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट करने वाले हो, इन सभी के बारे में जानना। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, या फिर लिटिल बिट है, थोड़ा बहुत है। तो ये सब कुछ जान के हम लोग को बिजनेस करना पड़ता है और उसी हिसाब से बिजनेस करना पड़ता है। तो ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। एक और इसका 2 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। एन इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच इंटरनेशनल कंपनीज रन देयर बिजनेसेस, इट ब्रिंग्स अलोंग विथ मैनी डिफरेंसेस। जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, जो भी कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत अलग अलग तरह का डिफरेंस देखने को मिलेगा। कहीं पे वो कंपनी, जैसे कि एप्पल मान लेते हैं, इंडिया में 10 रुपये कमा रहा है, लेकिन वही दूसरे कंपनी में वो उसी फ़ोन को बेच के, उसी ब्रांड को बेच के वो 20 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। फिर आता है दस इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पीपल एट द मैनेजरियल लेवल टू वर्क ऑन द फैक्टर्स दैट मेक एन इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये जो मैनेजरियल लेवल और वर्क फैक्टर को मेज़र करता है, समझाता है, समझने की कोशिश करता है, जो लोग इसको समझाते हैं, जो मैंडेटरी तरीके से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसे हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में क्या होते हैं उनके डिफरेंस। तो इंटरनेशनल बिजनेस इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशन अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो सामान का
सामान या सर्विस का एक्सचेंज करते हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू या फिर नेशनल बॉर्डर के थ्रू, उनका जो भी ऑपरेशन, जो भी कंडक्ट ऑपरेशन वो लेते हैं वो नेशनल बॉर्डर्स पे होता है। बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ये 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में भी होता है। इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबलाइजेशन, वेयर एज अ बिजनेस एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच द इंटरनेशनल कंपनी ऑपरेट। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को ऑफर कर दिया था कि आप लोग मेरे कंट्री में भी आके बिजनेस कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मैं दे दूंगा। जिस वीडियो के बारे में मैं बोलूंगा उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। A business environment is the surrounding in which the international companies operate। और ये इन्हीं सभी के बीच में से घिरा हुआ रहता है। ये सारा इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, इन सभी चीज़ों के बीच में घिरा रहता है चारों तरफ से, जिस तरीके से इंटरनेशनल कंपनी उसे ऑपरेट कर सके। फिर अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहले आता है एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव यानी कि साथ मिलकर, क्या साथ मिलकर वो लोग चला रहे हैं या किसके साथ चला रहे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस द वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम एंटरप्राइजेस। कि यहाँ पे इन लोग को इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा इन लोग को कंपनी चलाना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट बोले या फिर सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट बोले, तो इसमें दोनों फोर्सेस का जरूरत पड़ता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जैसे कि उनका डिसीजन मेकिंग सही हो, सही से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, इन्फ्लुएंसली काम कर सके। फिर आता है इंटर रिलेटेड। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। अ चेंज इन अ एलिमेंट सो द एनवायरमेंटल फैक्टर्स शुड नॉट बी कंसिडर इन आइसोलेशन फ्रॉम अनदर। डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पे, कि उनके अलग अलग कारण होते हैं, कुछ नए ऑप्शंस होते हैं या फिर न्यू ऑप्शन या फिर नए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उनको चलाने के लिए, और ये बहुत ही क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। इन लोग के चेंजेस, इसमें 1 से 2 चेंज होते होंगे, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। इसके फैक्टर्स भी ज़्यादा कुछ कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ये आइसोलेशन फ्रॉम अनदर होते हैं। ये बहुत ही दूसरे कंट्री से, अगर दूसरे कंट्री में आप बिजनेस करें तो वहाँ से अलग हो जाएंगे। फिर आता है डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर एज इट कीप्स चेंजिंग टाइम टू टाइम। और ये बहुत ही डायनेमिक होता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसके नेचर के विपरीत, अगर कहीं पे मान लेते हैं, अगर नेचर यहाँ पे बोले तो कहीं पे सीजन ठंडा का है, कहीं पे गर्मी का है, वो कंपनी दोनों कंट्री में बिजनेस कर रहा है, तो एक कंपनी में, एक कंट्री के लिए वो गर्म का कपड़ा बनाएगा, एक कंट्री में वो ठंडा का कपड़ा बनाएगा। तो इस तरीके से होता है। फिर आता है जनरली स्पेसिफाइड फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस, क्या इसका स्पेसिफिक फोर्सेस है। तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। यहाँ पे 2 फोर्सेस हम लोग लगाते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल फोर्सेस क्या होता है, जो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी कंडीशन को के इशू को समझता है, उस पे काम करता है। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है कि कौन उस पे इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सा कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, उसके कौन कौन से कस्टमर्स है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है, सप्लाई कहाँ से दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं, कहाँ से उनको वो प्रोडक्ट उनको बनाने के लिए मिल रहा है, वो सप्लाई कैसे आ रहा है, और भी सारे इफेक्ट जो इंटरप्राइज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये होता है स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्सेस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिलेटिव की, कि कौन इससे रिलेट करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये कंट्री टू कंट्री डिफर होता है। कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी लाइक यूएसए, जो कैपिटलाइज्ड, जिसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, जैसे कि यूएसए कैपिटलाइज्ड है। यूके हैज डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट देन कम्युनिस्ट इकोनॉमिक। यूके अलग डिफरेंट कंट्री होता है, उसका इकोनॉमिक कम्युनिस्ट अलग होता है। फिर आता है अनसर्टेन। इट इज लार्जली अनसर्टेन बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट टू फ्यूचर एनवायरनमेंट। और ये बहुत बड़ा होता है कि इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, कि सही आप फोरकास्ट कर रहे हो या कि सही अनुमान लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, उस एनवायरनमेंट में ये सामान आप जो बेचना चाहते हो वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। बहुत लोग, हम लोग सुनते हैं कि वो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं फॉरेन में, इंडिया में, तो वो लोग जो स्टार्टअप कर रहे हो तो फॉरेन में, उसको उनका इन्वायरमेंट
के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा तभी वो स्टार्ट करें। नहीं तो अगर हम लोग जाएंगे वहाँ पे सोचेंगे कि हम लोग ये चीज़ बेचेंगे तो वो चीज़ नहीं होता है। वहाँ पे हम लोग को नॉलेज रखना हो कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या फोरकास्ट हम लोग कर रहे हैं, तो वो एक सर्वे के थ्रू होता है। द इन्वायरमेंट चेंजेस वेरी फास्ट एंड अनसर्टेनिटी इंक्रीजेज। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है जिसको क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये बहुत तेजी से बढ़ भी रहा होता है, बहुत तेजी से चेंज भी हो रहा होता है। फिर आता है इंटर टेम्पोररी। Business environment is also intertemporary concept as it changes over time. In short run, business environment may remain static, but in long it does change. बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो जो इंटर टेम्पोररी कॉन्सेप्ट है वो हमेशा चेंज होता रहता है टाइम के ऊपर। जैसा जो टाइम आएगा उस टाइम के ऊपर वो चेंजेस होता रहेगा। और ये शॉर्ट रन बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, ये कुछ समय के लिए होता है, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए होता है, इससे ज़्यादा साल के लिए नहीं होता है। और ये बहुत ज़्यादा दिन तक काम भी इसका स्टैटिक काम नहीं करता है, इसमें चेंज हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम लोग समझेंगे कि फेस क्या करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में, हम लोग को फेस क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो अगर आप का कंपनी इंडिया का है और आप इंडिया में काम कर रहे हो तो ये आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट हो गया कि आप अपने इंडिया के बारे में जानते हैं कि कौन सा स्टेट में क्या ज़्यादा पसंदीदा है, कौन सा स्टेट में क्या ज़्यादा चलता है। फॉरेन इन्वायरमेंट की आपको फॉरेन में इन्वायरमेंट समझना होगा कि वहाँ पे कौन से लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका किस चीज़ का नीड है, किस चीज़ का वहाँ पे डिमांड है और जो जल्दी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट की पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है। आप चाहते हो कि पूरी दुनिया में आप बिजनेस करोगे, फॉरेन में मतलब 1-2 कंट्री को छोड़कर सभी दुनिया में काम कर रहे हो तो वो ग्लोबल हो जाता है कि आप पूरी दुनिया में क्या क्या देख रहे हो, क्या सप्लाई है, क्या ज़रूरत है, डिमांड, लोगों का क्या डिमांड है वो देखना होता है। फिर इंटरनल इन्वायरमेंट कि आप जहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो उसके अंदर लोगों को क्या डिमांड है कि आप बिजनेस में वो लोग क्या चाहते हैं। तो इसके ऊपर ये जो पूरा लिखा हुआ डेफिनेशन इससे आप लोग पीडीएफ फॉर्म में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हो जाता है फेसेस, ये सब चीज़ें उन्हें फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की कि इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ इस तरीके के इन्वायरमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं। डोमेस्टिक, फॉरेन, ग्लोबल, इंटरनल इन्वायरमेंट, ये सब हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी इमिटेशन गैप थ्योरी की कि ये क्या होता है। तो according to technology imitation gap theory, the country which is rich in per capita income, that is the country which can have more income and rich in capital, will invest higher amount of fund in the research development activity since they invest huge amount of money in the research and development activity। तो ये टेक्नोलॉजी इमिटेशन गैप थ्योरी में ये बताया गया कि जो भी कंपनी जो बड़ा कंपनी हो जाता है, कंट्री जो बड़ा रिच कंट्री है उसका पर कैपिटा इनकम भी अच्छा होगा, तो इसलिए ना वो रिच है। तभी उनका इनकम, उनका रिच, उनका कैपिटल जो हायर इन्वेस्टमेंट भी हम लोग को वहीं से सबसे ज़्यादा मिलता है, अमाउंट का फंड भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे रिसर्च आप कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ का एक्टिविटी आप समझ सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट आपको इन्वेस्ट करने मिल सकता है मनी में, रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटी आप लोग को मिलेगा। फिर they are in a position to produce better products with the help to better technology। और उनका ये पोजीशन है कि वो लोग अच्छा प्रोडक्ट बना भी सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं और एक अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ, एक अच्छा टेक्नोलॉजी हेल्प के थ्रू वो प्रोडक्ट अच्छा बना सकते हैं। या फिर जो सिर्फ अच्छा ही है उसको और भी अच्छा किस तरीके से बनाए ये यूज कर सकते हैं, इसमें इनके पास ये टेक्नोलॉजी भी है। दिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट इज इम्पॉसिबल। और इसका मतलब यही होता है कि डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी जो है प्रोडक्ट का वो इम्पॉसिबल होता है कि आप टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो इस तरह ये भी होता है। एट फर्स्ट फ्यू फर्म्स यूजेस द टेक्नोलॉजी एंड सेल देयर प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट। आफ्टर सम टाइम न्यू फर्म्स आर एंटरिंग द प्रोडक्ट इन द फॉरेन market. The countries which are importing and product we may try
to imitate to produce that commodity and may imitate the method of production, that is technology। अभी जैसे कि मान लीजिए कोई एक फर्म, कुछ एक दो फर्म जो है नया टेक्नोलॉजी के साथ नया प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भेजा, फिर कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद नया फर्म सब फिर से एंटर किया फॉरेन मार्केट में। अब वहाँ पे क्या हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट में चेंजेस होने लगे टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके कम्युनिटी में चेंजेस होने लगे, वहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन का प्राइस घटने बढ़ने लगा, कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो ये सारे चीज़ होते हैं। इट मे बी द केस that importing country may have sufficient amount of research which can be used in production of that particular commodity। यहाँ पे यही बताया कि उनका रिसर्च भी ज़्यादा हो गया, रिसोर्स भी ज़्यादा हो गया, जिस चीज़ का डिमांड था वो डिमांड अब घट गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाने लगा, बहुत सारा कंपनी जो है एक ही प्रोडक्ट बनाने लगा, तो डिमांड इक्वल हो गया, अब सभी का सेम जैसा डिमांड है। द इंपोर्टिंग कंट्री में स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी एंड मे हैव बेटर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट in its domestic market, therefore the importing country will not import the item and the country from which the item was imported may lose its monopoly power in the world market। और इन सारी कंपटीशन के कारण डोमेस्टिक मार्केट में क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट को अब बनाना बंद कर देते हैं जो कि वो फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका तो वहाँ पे लॉस हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या चले, क्योंकि डिमांड तो सब जगह एक अब सेम हो गया, अब सबको उसका नीड जो है मिल रहा है, अब वो जब भी जा रहे हैं मार्केट में उनको वो प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अब ज़्यादा बना के भी फायदा नहीं है, ज़्यादा प्राइस भी करके फायदा नहीं है। अब कॉम्पिटिटर आपका इक्वल हो गया, कॉम्पिटिटर आपका सेम है, तो फिर आप क्यों अपना प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये होता है गैप थ्योरी का मतलब, टेक्नोलॉजी इमिटेशन गैप थ्योरी यही कहता है। इसके और भी पॉइंट्स है, आप लोग यहाँ पे नीचे पढ़कर देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हुए वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का होगा, बहुत बहुत शुक्रिया।